नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन, एक नहीं कई ऐसे मुद्दों की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। बजट पर चर्चा का आज आखिरी दिन था, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को आंकड़ों का खेल और जुमलों की राजनीति बताया। हुड्डा ने कहा कि महंगाई हो या बेरोजगारी, सबसे ज्यादा यह हरियाणा में ही है। नेता विपक्ष ने कर्ज को लेकर सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हर सवाल का बखूबी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कर्ज का नहीं बल्कि फर्ज का बजट है और पैसा ही पैसे को खींचता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों का खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट ये बजट पेश किए रखा गया। भाषण ज़्यादा, बजट का कंटेंट कम। महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज़ हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहाँ मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, 12,000 कुछ इस तरह एडवर्टीजमेंट मेरे आ गई। लेकिन साथ में एक बयान और पढ़ा था मैंने मुख्यमंत्री जी का कि किसी की भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी तो कम से कम उनकी तो सुनते, 15,000 से आमदनी की उनकी महिला दिवस पे तो उनकी करते। खैर, मेरे कहने का मतलब है बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक था। कारण जो रसोई चला रही हैं महिलाएं कि कितना गैस बढ़ गया, किसान से पूछो क्या डीजल हो गया, क्या पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या कपड़े का भाव हो गया। आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है, अखबारों में आई महंगाई में सबसे ज्यादा है। तो लेकिन जो पिछले 2 वर्ष हैं ये वास्तव में बहुत ही कठिनाई के वर्ष निकले कोविड के कारण से, और निश्चित रूप से मुझे मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि उसका असर हमारे कामों पर, सरकार पर, विकास के कामों पर, बाकी सब गति में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई व्यवसाय किसी का हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार हो, सब पर ही पड़ा है। और एक नए प्रकार के जिसके हम अभ्यस्त बिल्कुल नहीं थे, वैसे वैसे रास्तों में से हमको अपने रास्ते निकालने पड़े हैं। तो उसमें कुछ कमियां जैसे बताई गई हैं, कई विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कि कुछ चीज़ें कमी हुई होंगी, लेकिन उसको हम कैसे ठीक करेंगे, हमारा जो विजन है उसको आगे ठीक करने का एकदम स्पष्ट है कि हम इन सब चीज़ों को और सेक्टर वाइज हम उसका जो है वो सब करेंगे। मेरा निवेदन ये था कि जैसे बजट भी थोड़ा इस बार लंबा हुआ था, उत्तर भी अगर मैं सारी बातों का देने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत मुख्य मुख्य बातें उसमें से मैं ज़रूर सामने रखूंगा जो रेलिवेंट हैं, और जो बाकी सुझाव जितने आए हैं उनको आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ कब कब उसके ऊपर ध्यान देना है। हमने इस बार पर्याप्त मात्रा में चाहे कमेटियाँ बनाई, चाहे सलाह मशवरा किया, परामर्श किया, उन सब के ऊपर हमने काम किया है। चाहे वो किसी भी स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, किसी संगठन का कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई स्टेक होल्डर हो, हमने ये नहीं सोचा कि ये आदमी सामान्य व्यक्ति है तो ये शायद उसका ठीक से कोई सुझाव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जी हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल अगर उठाए तो मुख्यमंत्री ने बखूबी उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि कोरोना के दौर में बहुत सारी चीजों पर असर पड़ा है, हर सेक्टर पर असर पड़ा है, इसको स्वीकार करने में कोई भी हमें गुरेज नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो मौजूदा परिस्थितियां थीं जिससे हम अभ्यस्त भी नहीं थे, उसमें कैसे आगे हम बढ़ें, कैसे व्यवस्था को ठीक ढर्रे पर ले जाएं या ले आएं, इस पर हमें फोकस करना था और उन उन खामियों को दूर करने में हम सफल रहे हैं। लेकिन बजट को लेकर विपक्ष पूरी तरह से नाराज दिखाई दिया। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि यह बजट सिर्फ जुमला है, आंकड़ों का खेल है। लेकिन सरकार का तर्क यह था कि यह आंकड़ों का खेल नहीं और यह कर्ज का नहीं बल्कि फर्ज का बजट है। पैसा ही पैसे को खींचता है, इसलिए आप कर्ज के नाम पर
इस तरीके का आरोप अगर लगाते हैं तो यह आप पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब आपने सत्ता चलाई तब भी कर्ज आपने लिया था। आज भी अगर कर्ज लेकर आगे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर एक उम्मीद है कि उससे हमारा जो ढांचा है वो और सुदृढ़ हो जाएगा, तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन बजट के बीच में आरोप प्रत्यारोप क्यों है, ये कई बार सवाल उठता है। एक राजनीतिक ढर्रा बन चुका है कि सत्ता पक्ष कहता है कि अच्छा है, विपक्ष कहता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बड़ी बहस के सवाल क्या है? बड़ी बहस में सबसे पहले हमारा सवाल है कि हर बजट के बाद कर्ज पर आरोप प्रत्यारोप क्यों होता है? क्योंकि यह तर्क दिया गया कि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, उधर से यह तर्क दिया गया कि कर्ज तो आप भी लेते रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यह है कि क्या हरियाणा पर वाकई लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है? इसको एक मेंटेन दायरे में रखने की जरूरत है। और तीसरा हमारा सवाल, महंगाई, बेरोजगारी प्रदेश में क्या वाकई सबसे ज्यादा है? जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर रखा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई है। यह तर्क नहीं है बल्कि इसके प्रमाण भी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। बजरंग दास गर्ग साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। रजत पंजेटा हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रजत पंजेटा आपका। और अमित नेहरा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। सबसे पहले अमित जी, बहुत जल्दी से आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये जो बजट को लेकर हर बार तर्क दिया जाता है कि यह जुमला है या फिर बिल्कुल अच्छा बजट नहीं है, ये विपक्ष का क्या एक रवैया सा हो गया और सत्ता पक्ष का यह कहना कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। इस बजट के बाद ये जो आज सदन के अंदर हंगामा हुआ या फिर एक दूसरे पर तर्क दिए गए, कैसे उसको आप देखते हैं? देखिए अतुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से परंपरा ही बन गई है, खासकर हरियाणा में, कि कोई भी सरकार वो बजट पेश करती है तो विपक्ष उसकी आलोचना करता ही है। ठीक है, लेकिन आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुझाव भी होने चाहिए कि आप इसकी जगह ये कर दीजिएगा। देखिए, एक परंपरा चलाई है, स्वागत होना चाहिए मुख्यमंत्री ने जो पिछले 2-3 बजट सेशन से पहले कि वो जाके संवाद करते हैं उद्योगपतियों से, जनता से। लेकिन वो एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है उन्होंने शुरू की है, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उसमें होता क्या है कि बजट सत्र से महीना भर पहले वो बातचीत होती है, लेकिन ये संवाद का जो स्तर है ये लगातार बनाए रखना चाहिए पूरे साल के दौरान, कि आप सुझाव दीजिए ताकि हम आने वाला जो बजट नए साल का उसमें इसको शामिल किया जा सके। ये इस तरह की चीजें सरकार इनको बढ़ाए। दूसरी बात, आपने कहा कि कर्ज का जो मुद्दा है वाकई में गंभीर मुद्दा है। हालांकि हरियाणा सिरमौर स्टेट्स में है, जो विकसित राज्य अगर गिने जाए देश में, बिल्कुल, हरियाणा 10 में तो है ही उनका इसका नाम। लेकिन विडंबना ये है कि कर्ज भी है, और कर्ज ये भी है कि विरासत में मिला है सरकार को, है ना। 2014 में सरकार आई थी तो काफी कर्ज था, मेरे ख्याल से 70-80 हजार करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन अब उसका डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन 2004-5 तक बहुत ज्यादा कर्ज नहीं था। ये बात की हमें देखनी चाहिए कि उससे पहले की सरकारों ने कैसे काम चलाया, उनका भी अध्ययन करना चाहिए हमें, सरकार को खासकर। तो सबसे बड़ी बात ये है अतुल इसमें कि ये कर्ज कैसे कम हो, घाटा कम कैसे हो। तो वो एक जो अपने टर्म होती है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, वो कम कैसे किया जाए, सरकार को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कम खर्च में, मिनिमम पैसे में मैक्सिमम गवर्नमेंट कैसे दे सकते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि सरकार चाहे और थोड़ी सी आंखें खुली रख के तो बहुत कुछ बचा सकती है। जैसे दिल्ली में एक पॉलिसी है कि आपने कोई नया व्हीकल खरीदा है किसी एजेंसी से, तो वहीं पे एजेंसी से ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वहां पे आप फीस जमा कर दो तो हाथों हाथ वहां पे आप तभी निकल पाओगे जब उसकी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खरीदो व्हीकल आप किसी एजेंसी से और उसका रजिस्ट्रेशन कराओ आप सरकारी ऑफिस में जाके, वहां पे 10-15 दिन लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे स्टाफ भी रखना पड़ता है, जिसका सारा खर्च किसके ऊपर आता है, सरकार के ऊपर, आम आदमी के ऊपर बजट पड़ता है इससे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात नेहरा साहब आपने कही कि एक स्वस्थ परंपरा मुख्यमंत्री ने शुरू की है, उसका दायरा और बढ़ा दे, उसको और कई महीने पहले अगर लगातार वो रहे तो शायद उससे और बेहतर सुझाव आ सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात आपने कही कि विपक्ष जब ये कहता है कि नहीं ये सबसे खराब था या ये खराब है, तो उनके पास बेहतर क्या था यह भी बताने की व्यवस्था वहां सदन में है। वो बेहतर बताने के बजाय सिर्फ खराब बता रहे। बताइए भाई गर्ग साहब, सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि जुमलों
और राजनीति वाला, आंकड़ों वाला बजट है। क्यों आखिर ऐसा आप कह रहे हैं? विरासत में तो आपने भी कर्ज दिया था, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो करके गए थे, इन्होंने आके उसको डबल कर दिया। अतुल जी, जहां कर्ज का सवाल है, 1966 से लेके 2014 तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर था, जनता के ऊपर था। मेरी आवाज अतुल जी आ रही है आपके बहुत पास? शानदार आ रही है, बोलिए। अच्छा, दूसरी बात, इस सरकार ने 7 साल के अंदर, 7 साल में वो कर्ज देख लीजिए 2 लाख 2.25 लाख के लगभग चढ़ा दिया। इन्होंने कर्ज के लेने के सिवाय कोई काम नहीं किया। माल लो और घी लो और घी पियो, ये काम इन्होंने किया। और जहां तक कि आज महंगाई देख लो आप, आज प्रदेश के अंदर बेहताशा महंगाई है। और दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी आप आंकड़े देखोगे, बेरोजगारी में और महंगाई में हरियाणा जो आज की स्थिति है अव्वल स्थान के ऊपर है। जहां सरकार कहती है हम युवाओं को रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे, 75% उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे, जबकि सरकार की गलत नीतियों से ग्राम स्तर के ऊपर जो लाखों उद्योग थे, जहां पर दुनिया भर का सामान बनता था, हैंडलूम का सामान था, नमकीन था, बेकरी का सामान था, साबुन तेल थे, कूलर पंखे थे, मतलब दुनिया भर का सामान बनता था। आज 80-90% छोटे छोटे उद्योग ग्राम स्तर पे बंद हो चुके हैं। जहां पर गांवों के अंदर मेरी माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और व्यापार उद्योग पिछड़ा है। जब पुराने जो लोग बेरोजगार हुए हैं और व्यापार उद्योग जो पिछड़े हैं, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, सरकार उनको तो रोजगार दे नहीं पाई। और सरकारी पद 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार ने बजट के अंदर ना तो महंगाई का जिक्र किया, अब महंगाई वो कैसे कंट्रोल करेंगे, ना ये कहा सरकारी पदों को सारी भर्ती है, उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया, हम सरकारी सारे पद भरेंगे। यहाँ तक कि महंगाई की मार। गर्ग साहब, आपके पास, आपकी पार्टी के पास इसको लेकर सुझाव है कोई कि कैसे कर सकते हैं? आप बता देते सुझाव उनको। आप कह रहे हैं कर्ज लेकर ये घी पी रहे, तो कर्ज तो आपने भी लिया था, तो ये सवाल पूछेंगे कि फिर आपने क्या किया था? हमने जो कर्ज लिया, नाम मात्र कर्ज लिया। नहीं, 70-80 हजार करोड़ का कर्ज नाम मात्र का होता है, ये कैसे हुआ था? देखिए, ये तर्क तो नहीं है। हमारे समय के अंदर बिजली के प्लांट बन लगे, इन्होंने कहीं लगाया। हमारे साथ दुनिया भर की यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने, इन्होंने तो। वीरेंद्र चौहान जवाब देंगे। वीरेंद्र चौहान साहब, आप कहते हैं कर्ज का नहीं, फर्ज का बजट है, आप कहते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ये कहते हैं जुमला है, राजनीति है। सुनिए वीरेंद्र चौहान को, सुनिए। गर्ग साहब, वीरेंद्र चौहान जवाब दे रहे हैं। बजरंग दास गर्ग, वीरेंद्र चौहान को सुनिए। वीरेंद्र चौहान साहब, देखिए, प्रतिपक्ष अगर केवल और केवल मीन मेख निकालने को अपनी ड्यूटी समझता है तो बजरंग दास गर्ग और इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया काम कर रहे हैं और इनको विपक्ष में बने रहना चाहिए। इनका अधिकार विपक्ष में बने रहना ही है। इनकी डिग्री डिप्लोमे सारे विपक्ष में बने रहने लायक हैं। परंतु अच्छा विपक्ष वो होता है, आपने जो सुझाव दिया कि कुछ रचनात्मक भी तो कहें। मेरे मित्र बजरंग दास जी ये कहते हैं कि हमने तो कर्ज लेने के सिवा कुछ भी नहीं किया। माने कितनी बचकानी सी स्टेटमेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि बजट तो केवल भाषण है। वीरेंद्र भाई, मैंने ये नहीं कहा। इनके बीच में बोला था क्या? कर्ज जो लिया आपकी सरकार ने लिया, आपकी सरकार ने कर्ज लेकर घी पिया। गर्ग साहब, आपने अपनी बारी में बोला, अब उनको सुनिए। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि कर्ज लेकर उन्होंने घी पिया, तो मेरा सवाल है, उसका जवाब सोच कर रखिएगा। आपने जो नाम मात्र का कर्ज लिया था, उसको लेकर आपने क्या पिया था? जवाब देने ये सवाल होगा। नहीं, ये सवाल होगा फिर मेरा। अब अगर आपने नाम मात्र का भी कर्ज लिया था तो आपने क्या किया था? ऐसा नहीं है कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, अभी यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। सुनिए वीरेंद्र चौहान साहब को, सुनिए वीरेंद्र चौहान साहब को सुनिए। एक मिनट गर्ग साहब एक मिनट। बजरंग दास गर्ग, ये नहीं, ये तरीका नहीं है। सुझाव आपका क्या था? सदन में बता देते ना। अभी सुनिए उनको। वीरेंद्र चौहान, मुझे मेरे हिस्से का समय दे दीजिए, कोई बात नहीं है। जो कहना चाहते हैं बोलिए। चौहान साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर मैं पंजेठा साहब के पास जाऊंगा। मेरा नाम नहीं, देखिए, यो आप मुझे शुरू होने से पहले जल्दी की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बोलिए चौहान साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग दास जी और इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वे
सदन में कहते हैं कि बजट केवल भाषण है, इसमें कुछ भी नहीं है। उनको, अगर वो मुख्यमंत्री पहले न रहे होते, इतने सीनियर वरिष्ठ नेता न होते और ये बात कहते, कोई पहली बार के एमएलए होते, तो शायद उस बात में यूं लगता कि नहीं भाई का पहली बार सदन में आया है, हाउस में आया है, इन्हें बेरा नहीं के कहना है। इतने वरिष्ठ नेता अगर प्रदेश के वार्षिक बजट को केवल भाषण और भूसा कह करके नकारते हैं, ठीक तो है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने सच्चाई के प्रति आंख मूंद कर तोता रटंत लगाने का संकल्प ले रखा है। घर से निकलते हैं कि मैं तो हाउस में जाऊंगा, न्यू ही कह कहूंगा, कागज सामने पड़ा है, तथ्य सामने पड़े हैं, बजटीय प्रावधान प्रत्येक विभाग के बढ़े हुए सामने पड़े हैं, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है, खेल बढ़ रहा है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बजरंग जी के बॉस ये कहते हैं इसमें किम्मे भी कोनी। तो ये प्रवृत्ति सही नहीं है। हमारा ये कहना है कि हरियाणा विधानसभा का समय ठीक है। बहुत मूल्यवान होता है। वार्षिक बजट एक महत्वपूर्ण इवेंट होती है, उस पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष के उठाए हुए हर सवाल का सटीक तथ्यों के आधार पर सदन में उत्तर दिया। एक बात बजरंग जी ने कही कि रोजगार नहीं। बजरंग जी, सरकारी क्षेत्र में आपने 9.5 साल में जितना रोजगार दिया था, हमने आपसे कम समय में उससे अधिक सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी, पारदर्शिता से दी, बिना खर्ची और पर्ची के दी। बजरंग जी बीच में नहीं, आप अपनी बारी में बोल लेना। बजरंग जी एक मिनट, कर्ज पर मुझे कह लेने दीजिए। 1 मिनट बजरंग जी प्लीज, ऐसे मत करिए, आप मत करिए, ऐसे मत करिए बजरंग जी। बजरंग जी लोग हंसते हैं फिर इस बात पे, इस बात पर हंसते हैं लोग, इस बात पर लोग हंसते हैं। मैं एक सरल सा अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताना चाहता हूँ, इनको रोक लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। इनको रोक लीजिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, फिर मैं पंजेटा साहब के पास जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, अपनी बात रख लीजिएगा। चौहान साहब जल्दी से। हरियाणा की अर्थ दशा हमारे मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में ऐसी हो गई थी कि एक दिन ऐसा आ गया था कि हरियाणा की बिजली कंपनियों को कर्ज देने से, जो लैंड करने वाली लैंडिंग एजेंसीज हैं, लोन देने वाली, कर्ज देने वाली इदारे हैं सरकार के या गैर सरकारी, उन्होंने इनकार कर दिया था कि इसके बाद नहीं देंगे, आपकी कंपनियां बंद हो जाएं। ठीक है, आपके ठीक है, प्रदेश चलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपने भी कही है और अमित नेहरा साहब ने भी कही है कि वहां पर सिर्फ नकार देना ये जरूरी नहीं है। आपके पास सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा भी कि मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं, सब बहुत बेहतर हो गया, ये नहीं, कोरोना काल के बाद चुनौतियां बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है, उसका असर आया है, उससे भी सही बात है। लेकिन पंजेटा साहब, रजत पंजेटा, वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए। हम जो है उसे स्वीकार कर रहे हैं, जो कम है उसको भी बता रहे हैं, कैसे सुधरेगा इसके लिए आप सुझाव देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था आपको। आप देते सुझाव सरकार को कि हाँ ये कहिए, आप बजट में आपको इस पर फोकस करना चाहिए, वो कहने की बजाय सिर्फ ये कहना कि एकदम बिल्कुल खराब है, ये जुमला है, राजनीति है, ये कैसे तार्किक हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको 2-4 मोटी मोटी बातें ये बता दूं कि कोरोना काल के अंदर अगर किसी ने बुरा समय देखा है, वो सरकार ने नहीं, वो जनता ने देखा। और ये जो जनता है, इस जनता ने जो है, जो सरकारी खजाना है, इस जनता ने खाली नहीं किया, लोगों ने खाली खजाना नहीं किया। अब बात खाली खजाना पे आती है तो मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार गई तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट छोड़ के गई, सरकारी खजाने में राजस्व में 3,500 करोड़ के आसपास छोड़ के गई। नेक्स्ट ईयर के लिए जो नेक्स्ट बजट सेशन होता है उसके लिए जरूर कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन तब तक वो जो हम ले रहे थे वो हम उतार भी रहे थे। ये एक गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा कोई अच्छा एग्जांपल अगर पेश किया जा सकता है, क्योंकि अगर 2014 तक का कांग्रेस के प्रवक्ता या गर्ग जी ने जो जिक्र किया उसमें उन्होंने हमारा शासनकाल भी ले लिया। वो ये मेंशन करना भूल गए कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इस तरीके से सरकार चलाई कि जो सरकारी खजाना था उसको भरा छोड़ के गए, भरा बल्कि सरप्लस छोड़ के गए। देखिए, लोगों के ऊपर
घूम फिर के ये पैसा, ये टैक्सेस जो है, ये घूम फिर के जो है ये लोगों की जेब से ही वसूला जाएगा। और जैसे कि नेहरा जी ने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का कैपेक्स है, ठीक वो है। अपने खर्चे सरकार को कम करने पड़ेंगे, आमदन बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं। अगर आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन अखबार में आजकल क्या आ रहा है, बजट में पेश किया जाता है कि हमने ये चीज सस्ती कर दी, ये चीज सस्ती कर दी, फला चीज सस्ती कर दी। आज हर दूसरे दिन पढ़ रहा था मैं, आज अखबार में भी बिस्कुट भी महंगे हो रहे हैं। हर चीज पे धीरे धीरे करके हर दूसरे दिन अखबार में चीजें आती हैं जहां पे जीएसटी के जैसे कहता ना कि इस जेब से आपको दिखाया कि नहीं निकाल रहे, मगर दूसरी जगह जेब काटी जा रही है आम जनता की। और जहां तक बात अभी नेहरा जी सुझाव दे रहे थे, जो आरसी वाला है वो लागू हो चुका है। वो सिर्फ सरकार ने जो है जो ऑक्शन में अभी वीआईपी नंबर्स का किया, वो सिर्फ उसके लिए है। बाकी हर एजेंसी से ही नंबर प्लेट अब इशू होती है, वो शायद आपके नोटिस में नहीं था। दूसरा यहाँ बात हो रही थी कर्ज की। अब आप ये देखिए 2,43,779 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है जी। 20,000 करोड़ का और ले लिया। और ये जो कांग्रेस वाले अभी जिक्र बिजली विभाग का कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, और हमारे बड़े सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र चौहान भी कर रहे थे, जो बिजली वाला जो कर्ज अगर छोड़ के गई है जो कांग्रेस, अगर वो भी मिला लिया जाए तो आज तकरीबन 3 लाख करोड़ का कर्ज जो हमारे हरियाणा के ऊपर है। ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं। अगर हम ये कहें कि पैसे से पैसा खींचता है, तो आज पाकिस्तान ने दुनिया का कोई बैंक, दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां से उन्होंने कर्ज नहीं ले रखा, और आज उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आज उन्हें कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। ये कह देना अगर आपकी खर्चे कम है, कमाई ज्यादा हो रही है, फिर विकास कर रहे हो और उस पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हो जनहित में, लोक हित में, जहां से कल को आपको रेवेन्यू मिलेगा या मूलभूत सुविधाएं हैं। आज हमारे हरियाणा में है क्या, हर चीज के जो एक सेक्रेटरीट में टैक्सेस है, जो फीस है, वो हर चीज में वृद्धि है। आज अगर आप रजिस्ट्रेशन के लीजिए डीसी रेट बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार हर जगह घूम फिर के ये पैसा जनता की जेब से निकालती है। अब हरियाणा की सड़कों की जिक्र हो रही थी। अगर कोई कंसर्न डिपार्टमेंट का मंत्री सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमेगा, ठीक तो है। जमीनी कितनी कहाँ पता चलेगी। वो उस हेलीकॉप्टर का तेल भी कहां से मिल रहा है, वो हेलीकॉप्टर का तेल भी जनता की। लेकिन पंडिता साहब, हेलीकॉप्टर में घूमने की परंपरा भी तो पुरानी है। नहीं, आप ये देखिए, हेलीकॉप्टर में घूमने की परंपरा पुरानी है, लेकिन उन सड़कों का भी ख्याल रखिए। आप घूमिए लेकिन जनता को भी चलने लायक दीजिए। उनके तो शौकर तोड़ दिए आपने गाड़ियों के, गाड़ियां ही नहीं चल सकती सड़कों पे। आज हरियाणा की जो इंटरनल कनेक्टिंग सड़कें हैं, वो सबका गट्ठा बैठ चुका है। अगर आप निगमों की बात करें तो कितने ऐसे निगम है जहां विजिलेंस की इंक्वायरियां चल रही हैं। सरकार कह रही है डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई कॉर्पोरेशंस के ऊपर विजिलेंस के केस चल रहे हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट जो है तो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए, और जनता का इतना तेल ना निकालो कि अगर आप कर्ज लेके। वीरेंद्र चौहान साहब, छोटा सा काउंटर। वीरेंद्र चौहान, बहुत छोटा काउंटर, फिर मैं अमित नेहरा, फिर घर साहब के पास जाऊंगा। वीरेंद्र चौहान, मुझे कर्ज के बारे में सिर्फ एक बात कहनी है। एक, जिनको अर्थशास्त्र का थोड़ा सा भी ज्ञान है, अर्थशास्त्र को जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने भी तनिक सा पढ़ा है साहब, और वो अर्थशास्त्र ये बताता है कि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कर्ज लेना ये बुरा नहीं होता। सारे संसार में, सारी दुनिया में, सारे देश, सभी राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकार कर्ज लेती है, लेकिन कर्ज लेने का एक अनुशासन चाहिए, एक सीमा, एक मर्यादा चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने जो मर्यादा की सीमाएं तय की हैं, वो हमने, अर्थात हमारे रजत जी के, अमित जी के और बजरंग दास गर्ग जी के प्रदेश हरियाणा ने कम से कम मनोहर जी के नेतृत्व में बिल्कुल नहीं तोड़ी। जीएसडीपी का 33% तक कर्ज लेना सहज स्वाभाविक माना गया है। हरियाणा का कर्ज की सीमा किसी भी सूरत में 25% से आगे नहीं गई। मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में बताया कि बजरंग जी की पार्टी हमारे पड़ोस में पंजाब में कल तक सत्ता में थी। इनकी पार्टी के शासनकाल में वो मर्यादा लांघ कर बजरंग जी के मित्र अमरेंद्र सिंह
आजकल वो हमारे समर्थक हो गए, ये अलग बात है, लेकिन इनकी पार्टी की सरकार, चाहे चन्नी रहे हो मुख्यमंत्री, चाहे अमरेंद्र सिंह रहे हो, इन्होंने मर्यादा लांघी, 45% तक चले गए। मतलब आप ये कह पंजाब रहे हैं कि आप लोगों ने मर्यादा कर्ज लिया है लेकिन मर्यादा में लिया है, पाकिस्तान जैसा या पंजाब जैसा कर्ज आपने नहीं लिया है। नेहरा साहब, इसी पर मेरा आपसे सवाल है। नेहरा साहब, इसी पर सवाल है, कर्ज को लेकर पंजेटा साहब कह रहे हैं कि हमने मिसाल पेश की थी, हमसे सीखना चाहिए। कांग्रेस अगर आज सिखा रही है तो कांग्रेस से सवाल यह है कि उन्होंने क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं आखिर उनसे सीखा जो इनेलो का था। आज जोड़ लिया उन्होंने कि ना उस सरकार के दौर से इस सरकार, उनके सरकार रहने तक में सिर्फ 70-80 हजार करोड़ था, यह नहीं बताया कि उस समय जीरो था या उस समय क्या था। अब यहां पर सवाल ये कि कर्ज को लेकर अगर मर्यादा में हम चल रहे हैं, सरकार चल रही है और ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आई, तो वहां पर सिर्फ विपक्ष हो हंगामा करे, इसका भी तो कोई मतलब नहीं। या तो सुझाव दे, सकारात्मक सुझाव दे। नेहरा साहब मैं आऊंगा चौहान साहब आऊंगा। अमित नेहरा जी, देखिए अतुल, दो बातें हैं इसमें। अच्छी बात है, ये बात भी सत्य है कि कर्ज के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं, सड़कें हैं, अपना हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कर्ज के बिना नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मर्यादा में लिया, ये भी ठीक बात है, लेकिन उस कर्ज का जो उपयोग हुआ वो कहाँ हुआ है, एक तो ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ अमूमन जो परंपरा रही है वो ये है कि 90% से ज्यादा जो खर्च है वो कर्मचारियों की, अधिकारियों की तनख्वाहों पे और इस पे खर्च हो जाता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा बचता नहीं ज्यादा। तो वो चीज जो मैं कह रहा हूँ बार बार, फिस्कल डेफिसिट, वो कम करनी चाहिए। दूसरी बात, पंजेटा जी ने बताया था कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चालू होगी। अगर 2 मार्च 2022 के बाद से अगर होगी है शुरू, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 मार्च को हमने गाड़ी खरीदी थी, तो उसमें हमें टेम्परेरी नंबर मिला था। ठीक है ना, ये कब भी है, ठीक है, अगर सरकार ने कर दी तो अच्छी बात है। अब अगली बात पे हम शुरू करते हैं। देखिए, अब क्या है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। रेवेन्यू बढ़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्लान क्या है सरकार के पास, अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए रोड मैप क्या है, भाई आप कितने वो अपना एक्विजिशन कर रहे हैं, नई जमीनें कितनी सरकार खरीद रही है। अभी तक फिलहाल जो डेवलपमेंट की चीज चल रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो पुराना जो खरीदी हुई है जमीनें, उन्हीं पे ही सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है। तो आगे ये चक्कर कैसे चलता रहेगा, इसके बारे में भी। एक्विजिशन का तो माहौल ऐसा हो गया प्रदेश में, खासकर हरियाणा में, कि नई जमीनें तो खरीदी ही नहीं जा रही है, क्योंकि रेट इतने ज्यादा हो गए हैं भाई। 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए एकड़ का रेट आने लग गया है। सरकार के पास इतना पैसा है भी नहीं, अव्यवहारिक से हो गए रेट। उसमें भी वो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई है। सर्कल रेट इतने ज्यादा हो गए हैं, सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सर्कल रेट बड़े ज्यादा कर दिए, लेकिन एक्विजिशन में वही चीज सरकार के आड़े आ गई। ठीक है, तो इन चीजों का जो व्यवहारिक जो एक वे आउट होता है, बिल्कुल, ये भी सबके सामने होना चाहिए। गर्ग साहब, समय चुकी कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन चाहूंगा। गर्ग साहब, सवाल ये है ना कि अगर मिसाल आपने पेश की होती तो आपको सवाल पूछने का उतना ही हक था। पंजेटा साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार के दौर का अपने मत जोड़ लीजिए, आपने उनका 0 70 में बदल दिया था और आज कह रहे हैं कि ये जुमले कह रहे हैं। देखिए, जहां कांग्रेस राज का सवाल था, 9.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर चौमुखी विकास करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। गर्ग साहब, ये तो अजीब सा तर्क हो गया। क्या पंजेटा साहब की सरकार ने नहीं किया होगा कोई विकास? क्या आप ही ने विकास किया? क्या मौजूदा सरकार नहीं कर रही है? क्यों रिपीट हुई सरकार? नहीं, हर सरकार विकास करती है सर। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, कम ज्यादा हो सकता है। आपने विकास किया कर्ज लेकर, ये कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अतुल जी, हमारे समय के जो सरकारी स्कूल थे, लगभग 1000 स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। यहाँ तक कि आपको मैं आंकड़े, हर चीज के आंकड़े दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर सरकार को अगर विकास करना है तो सबसे पहले जरूरी है प्रदेश के अंदर व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर प्रदेश के अंदर व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देंगे, सरकार के खजाने में धन की कमी नहीं होगी, बेरोजगार रोजगार मिलेगा। ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इन्होंने कोई नीति बनाई है। हरियाणा में कैसे रो लगे नहीं कैसे व्यापार बढ़े,
तो कैसे यहाँ हरियाणा तरक्की करेगा? ना इन्होंने यहाँ के इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाया, ना कोई टेक्सटाइल बनाने की बात करी है, ना कोई रियायत देने की बात की है। उद्योग जब ही लगेंगे ना, आप उद्योग को सस्ती जमीन दोगे, बिजली के बिलों में सब्सिडी दोगे, बैंक के ब्याज कम करोगे, जब तो पड़ोसी राज्य उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाएगा, जब तो उद्योग स्टैंड होंगे, जब ग्राम स्तर के पर उद्योग लगेंगे, गांवों में लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने एक बात कह दिया, हम प्राइवेट सेक्टर अच्छा, कौन सी आपकी पॉलिसी है जो आप चाहते हैं कि ये उसको लागू कर दे, वो बता दीजिए इनको। मैं ये बता रहा हूँ। हाँ। आपने अच्छा सवाल किया। हाँ। भाई सबसे पहले जरूरी है बेरोजगारों को रोजगार देना। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार जब मिलेगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या पड़ोसी राज्य के उद्योगपति है, आप उनको ये कहोगे हरियाणा में आप आइए, हम आपको सुविधा देंगे। तो इन्होंने क्या पोस्टर लगा रखा है कि हरियाणा में आप मत आइए? आपने देखा है वो पोस्टर? ये पोस्टर ही है। नहीं, कहाँ है? कौन सी सरकार कहेगी कि आप हरियाणा में या हमारे राज्य में मत आइए? ये तो कोई नहीं कहता है ना। झूठी ढोल पिटने क्या होता है? ना ये जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, ना बिजली बिल कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी धान के ऊपर मार्केट। तो आप क्या चाहते हैं? सब फ्री कर दें? आप चाहते हैं सब फ्री कर दें? बढ़ा दिया, धान पे मार्केट फीस बढ़ा दी। चौहान साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं पंजोटा साहब के पास। चौहान साहब, कांग्रेस के पास पॉलिसी है, वो कहते हैं कि अगर वो पॉलिसी आप लागू कर देंगे तो कर्ज भी कम हो जाएगा, बेरोजगारी और महंगाई भी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगी जादू की तरह। चौहान साहब, बोलिए गर्ग साहब जवाब लीजिए, मेरे पास समय कम है सर, मैं पहले ही कह रहा हूं। शार्प कमेंट चौहान साहब। देखिए, बजट राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, और कम से कम ये वाली राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए जो बजरंग जी और उनकी पार्टी करती है। जैसे ही बजट प्रस्तुत किया तो इन्होंने पहले दिन बजट प्रस्तुत होने के बाद की सारी टेलीविजन डिबेट्स में एक झूठ पकड़ा और उस झूठ पे झूलते रहे। हर डिबेट में एक घंटा इनके प्रवक्ता झूल के चले गए, और वो ये था कि SYL के लिए हर बजट में 100 करोड़ का प्रावधान होता था, इन्हें तो खो दिया, इन्होंने तो वो समाप्त कर दिया। कोरा झूठ था, कागज पढ़े नहीं और झूठ गढ़ा और उसके आसपास कई दिन तक हल्ला करते रहे। मेरा ये कहना है, बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी प्लीज, इनको रोक दीजिए ना, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपा करके। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए भाई, गर्ग साहब सुनिए, आपकी बारी में सुन रहे थे ना आपको। गर्ग साहब सुनिए, नहीं ये तरीका नहीं है। गर्ग साहब रुक जाइए, सुन लीजिए, वो आपकी बात सुन रहे थे ना। बोलिए चौहान साहब, जल्दी से बहुत शार्प कमेंट। हरियाणा में अगर कर्ज बढ़ा है और सबको दिख रहा है, तो कर्ज हमने हरियाणा की तरक्की के लिए लिया है, सीमाओं मर्यादाओं में रहकर के लिया है। हरियाणा का कर्ज बढ़ा है तो हरियाणा के बजट का आकार भी बढ़ा है। हरियाणा का GSDP भी बीते वर्षों में बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की आमदनी उतनी ही नहीं है जितनी इनेलो के शासनकाल में थी। तरक्की हो रही है, काम बढ़ रहे हैं, तो बजट बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है तो तरक्की के लिए कर्ज भी लिया जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये फर्ज के बजट को अगर कर्ज का बजट कह रहे हैं तो इनका असली मर्ज हमको पकड़ना पड़ेगा। असली मर्ज इनका ये है कि ये पिछले कई सालों से राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं। इनको हरियाणा के नौजवान से कोई लेना देना नहीं, अपनी राजनीतिक बेरोजगारी। अरे उन्होंने अपनी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया चौहान साहब, उन्होंने जनता की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। रोकते हैं चौहान साहब कांग्रेस की बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने जनता की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। इनके पास तथ्य नहीं होते, इनके पास तथ्य नहीं होते। ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाए, प्लीज सर। बजरंग दास गर्ग साहब प्लीज शांत हो जाइए। पंजेटा साहब फाइनल कमेंट आपका। कर्ज लिया है, कर्ज लेने के बाद उसका असर भी आया है कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। कर्ज लिया, इन्होंने स्वीकारा, ये कह रहे हैं कि हमने कर्ज लिया, और कर्ज इसलिए लिया क्योंकि हमें व्यवस्थाएं सरकार के जरिए देनी है प्रदेश को। 5500 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे की बिजली। पंजेटा साहब
आप ये जी, बताओ बिल्कुल। नरेंद्र जी, कितने घोटाले किए आप लोगों ने? देखिए 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है, एक तो ये आप वहम निकाल दीजिए। 17 से 18 घंटे बिजली और पावर जो है उसमें से 6 घंटे की एक में आती है, फिर बाद में 2 घंटे की और आती है। मैं गांव की मैं गांव किसी गांव में नहीं है, 17-18 घंटे बिजली है, पावर 6 से 8 घंटे में, ये मुद्दा नहीं है। देखिए अतुल जी, देखिए मुद्दा ये है जी। अगर आप कहते हैं अगर आप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाई जा रहे हैं, और जो आपका मध्यम वर्ग है, जो बाइंग कैपेसिटी है, आप उसको जो उसकी परचेजिंग पावर है वो आप बढ़ाने की बात कर नहीं रहे हैं। कहीं पे ऐसी विजन नजर नहीं आ रही, क्योंकि अल्टीमेटली वो खरीदारी करेगा तभी आपको राजस्व आएगा, तभी आपके पास टैक्स आएगा। तो अगर डिमांड ही नहीं होगी और सप्लाई और प्रोडक्शन बढ़ी जा रही है, और आप मध्यम वर्ग को कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं लेके आ रहे हो ताकि वो थोड़ी मजबूत हो और उसमें परचेजिंग पावर आए, तो उसको वो भी कोई मुझे नहीं लगता उसमें कहीं कोई विजन है। 25 साल की विजन कह रहे थे ये, मुझे तो इसमें 25 दिन की भी विजन नजर नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि यहाँ नेहरा जी ने भी कहा कि जो ये कर्ज लिया है उससे आगे ब्याज दे रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं और सरकार चलाने के लिए जो तनख्वाह वगैरह है सिर्फ उतना जा रहा है, तो पैसा का है। अभी हॉस्पिटल्स की बात हो रही थी, 500 करोड़ रुपया 22 जिलों में हॉस्पिटल की बात हो रही थी। पीजीआई रोहतक की इवैल्यूएशन आज 44,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की भी बात करें तो वो भी 2-2.5 करोड़ का है आज की डेट में, जबकि उसके अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है। ऐसा कोई बड़ा पीजीआई रोहतक की तरह नहीं है, वो छोटा हॉस्पिटल है, मेरा कहने का वो तात्पर्य ये है। लेकिन आप 500 करोड़ में तो आपकी जमीन भी एक्वायर नहीं होगी, जैसे आज रेट नेहरा जी बता रहे हैं 5 करोड़ 4 करोड़ का 1 एकड़ है, और 100-150 एकड़ से कम में आपका हॉस्पिटल नहीं बनता, और वो भी आपको शहर के बीच में चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज आपको शहर के पास होता है, हॉस्पिटल या शहर के बीच में आइडियली लोकेटेड होना चाहिए। तो अगर आप इतने पैसे में आप बजट में कुछ दिखा रहे हो, 500 करोड़ एक कॉलेज का आप बजट रख रहे हो, तो कई बातें बहुत वेग हैं इस बजट के अंदर। और मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि मैंने अपना, जब मैं क्लोजिंग कमेंट भी तब मैंने यही बात कही थी कि डेवलपमेंट वर्क के लिए, ताकि आगे उससे राजस्व आए या राजस्व बढ़े या आपको मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करनी हो। अब देखिए पूरे हरियाणा में एक से एक बेहतरीन स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। हमने अब पंचायतों को जितना पैसा यहाँ दिया गया हमारी सरकार में उतना कहीं नहीं दिया गया। ये बात नहीं मैं करूंगा, एक इकोनॉमिक सर्विस हेड होता है जिसके अंदर कृषि, सिंचाई, परिवहन, सड़क, ग्रामीण विकास, पंचायत का महकमे आते हैं। ठीक है, वो 2020-21 में उसका बजट का कुल 25.14% रखा गया था, और 2022-23 में उसका घटाकर 3.2% घटाकर 22.12% किया गया। शिक्षा का इसी तरह 1.02% घटाया गया। ग्रामीण विकास में 1600 करोड़। नहीं, तो पंजेटा साहब इसके लिए मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से कहा भी ना कि भाई कोरोना काल के बाद बहुत सारी चुनौतियां, हर सेक्टर में चुनौती है, हमारी कोशिश है कि उसको हम कैसे बेहतर कर पाए। इसको खारिज तो नहीं किया गया, कम हुआ या अगर कुछ बढ़ा तो वो मौजूदा परिस्थितियों को देख कर किया गया। बहरहाल मैं रोक रहा हूं सर, मेरे पास अब समय नहीं है। पंजेटा साहब माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया पंजेटा साहब आपका, चौहान साहब आपका, गर्ग साहब आपका और नेहरा साहब आपका। हरियाणा पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ये सवाल अगर कांग्रेस पूछती है तो बीजेपी पूछ रही है पलटकर कि आपने विरासत में हमें क्या दिया था। लेकिन साथ में यह सोचना भी पड़ेगा सरकार को कि हां, कर्ज का दायरा बहुत बढ़ रहा है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि वो बोझ जनता पर ही है। लेकिन उसके अलावा विपक्ष अगर सिर्फ नकारने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे सुझाव देने की प्रवृत्ति को भी लाना चाहिए। नमस्कार।